3 दिनों से मुझे कुछ होश नहीं था। मैं बिल्कुल बेहोश था। मुझे नहीं पता उन 3 दिनों में मेरे साथ ऐसा क्या बीता, क्योंकि जब मेरी 3 दिनों बाद आंख खुली और मैंने खुद के शरीर को रस्सियों में बंधा हुआ देखा, तो मैं इतना तो समझ गया था कि उन 3 दिनों में जो कुछ भी हुआ है, लेकिन वो किसी भयानक मौत से कम भी नहीं था। मैं कुलदीप, राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला। मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में रहते हुए की, लेकिन आगे की डिग्री के लिए मुझे गांव से बाहर निकल शहर में जाना था। इसके चलते मैंने जयपुर के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया था। अब जयपुर में मुझे पढ़ाई करनी थी, तो मैं घर से वो पढ़ाई नहीं कर सकता था, जिसके चलते मुझे जयपुर में ही कहीं रहना था। कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटी थी, लेकिन मैं हॉस्टल में रहना नहीं चाहता था। इसके चलते मैंने कॉलेज के ही नज़दीक में एक कमरा किराए पे ले लिया था। मैं उस घर के बारे में बताऊं तो वो घर 4 मंजिल था, जिसमें शुरू की 3 मंजिलों पे तो कमरे बने हुए थे, लेकिन चौथी मंजिल एकदम खाली छत थी। मेरा कमरा तीसरी मंजिल पे था। तीसरी मंजिल पे कम कमरे थे, बाकी 2 मंजिलों पे लोगों का परिवार रहता था। वो कमरा मेरे लिए एकदम ठीक था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सामान भी नहीं था। तो जैसे ही कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई तो मैं अपने रेंट के कमरे पर शिफ्ट हो गया। कॉलेज वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। मेरे लिए सारी चीज़ें वहाँ पे आसान थी। धीरे धीरे करके मैं उस कमरे में सेटल हो गया था। दिन का पता ही नहीं चलता था। सुबह होते ही कॉलेज निकल जाता था, 5 बजे तक घर लौटता था। उसके बाद थोड़ा काम करके खाना वाना खा के सो जाता था। शुरुआती दिन तो मेरे ऐसे ही बीते, लेकिन करीब महीना 1.5 महीने बाद मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। मुझे दरअसल उल्टियाँ हो गई थी। मेरा जी बहुत ख़राब रहता था। मैं जो भी कुछ खाता था तो मुझे उल्टियाँ हो जाती थी। मैं अकेला था। मुझे दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास बाहर जाना था, लेकिन 3 मंजिल उतर के मुझे डॉक्टर के पास जाना बहुत भारी लग रहा था। लेकिन कैसे ना कैसे करके मुझे वहाँ तक पहुँचना था। जब एक दिन तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो मैंने फैसला किया कि किसी ना किसी तरह मैं यहाँ से उतर के डॉक्टर के पास बस पहुँच जाऊँ। बड़ी मुश्किल से मैं 3 मंजिल नीचे उतरा और हिम्मत करके डॉक्टर के पास दवाई लेके घर वापस ही आ रहा था। जब कमरे की तरफ वापस लौट रहा था तो अचानक बीच रास्ते में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वॉमिटिंग मुझे बिल्कुल अभी हो जाएगी। पर किसी तरह मैं रोक कर हिम्मत करके घर की तरफ लौट रहा था, लेकिन एक जगह आने के बाद हिम्मत एकदम टूट गई। जिस घर में मैं रहता था उस घर के ठीक सामने एक काफ़ी खाली ज़मीन पड़ी हुई थी और वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा घना पेड़ था। तो मैं उस पेड़ के सहारे जाकर खड़ा हो गया। मैं कोशिश करता रहा कि मैं खुद को रोक लूं, ऐसे उल्टी ना हो, लेकिन हिम्मत ने जवाब दे दिया और मुझे वहीं पे वॉमिटिंग हो गई। जब भी मुझे वॉमिटिंग होती थी तो शरीर एकदम टूट जाता था। मैं बहुत कमज़ोर महसूस करने लगता था। लेकिन जब वहाँ पे वॉमिटिंग हो गई उसके बाद फिर मैंने हिम्मत करके वापस से घर जाने की सोची। लेकिन जब मैं घर की तरफ वापस लौट रहा था तो मेरी नज़र उस पेड़ के पास पड़ी जिस पेड़ पे मैं खड़ा था। जब मैंने उस पेड़ को देखा तो वो पेड़ काफ़ी घना था। मुझे याद नहीं वो पेड़ किस चीज़ का था, लेकिन उस पेड़ पे मुझे कुछ चीज़ें लटकी हुई दिखी, वो आज भी याद है। मुझे याद है उस पेड़ पर कम से कम नहीं तो 2 से 3 मटकियाँ, जो कच्चे मट्टी की मटकियाँ होती हैं, वो लटकी हुई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, पेड़ की जड़ों पर काफ़ी सारे सूखे नारियल भी रखे हुए थे। मुझे नहीं समझ में आया कि आखिरकार ये सब चीज़ें क्या हैं। उसके बाद फिर मैं वापस अपने रूम की तरफ लौट आया। उसके बाद फिर डॉक्टर की दी हुई मैंने दवाइयाँ खाई और 3 दिन बाद मुझे आराम मिल गया था। अब तबीयत काफ़ी पहले से अच्छी थी। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद अचानक से जिस कमरे में मैं रहता था वहाँ पर, या फिर कहें उसके आसपास, कुछ अजीब सी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। जैसे कि जब भी मैं रात को अपना खाना खाता या फिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर अपना लैपटॉप या फ़ोन चलाने लगता तो मेरे कमरे के ठीक ऊपर से मुझे ऐसा लगता जैसे कोई भारी चीज़ बार बार पटकी जा रही है। उसकी तेज़ आवाज़ मेरे कानों में बहुत साफ तरीके से आती थी। एक बार तो वो भारी चीज़ इतनी ज़ोर से पटकी जा रही कि मैं दुखी हो गया और मैं देखने गया कि आखिरकार ये है कौन जो रोज़ मेरे ही कमरे के ऊपर इतनी भारी चीज़ को पटकता है। मैं अपने कमरे से बाहर निकला, छत पे गया और देखा तो छत पर कोई नहीं था। और वो आवाज़ मुझे छत पर आने के बाद सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने आस पड़ोसियों के भी छत पर देखा कि यहाँ तो कोई नहीं, लेकिन उनकी छत पर भी कोई नहीं था।
तो वो आवाज़ आखिरकार आती कहाँ से थी? मैंने इन चीज़ पर इतना गौर नहीं किया और मैं वापस अपने कमरे में उतर कर आ गया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। शुरुआत में तो कोई भारी चीज़ पटकने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसके बाद तो और आवाज़ें आनी शुरू हो गई, जैसे कि छत पर कोई छोटे छोटे पत्थर फेंक रहा है या फिर कोई भारी चीज़ रगड़ कर एक ओर से दूसरी ओर ले जाई जा रही है। ये आवाज़ें काफ़ी दिनों तक मुझे सुनाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे कर मुझे इन आवाज़ों की मानो जैसे आदत पड़ गई थी। फिर उन आवाज़ों पर मैं ज़्यादा गौर नहीं करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद ये आवाज़ अचानक से आनी एकदम बंद हो गई। लेकिन कुछ समय बाद जब मेरे एग्ज़ाम आ गए थे, तो मैं ज़्यादातर रात के समय ही पढ़ाई किया करता था, खाना खाने के बाद। तो मुझे याद है उस दिन अगली सुबह मेरा एग्ज़ाम था और उस एग्ज़ाम के लिए मुझे तैयारी करनी थी। मैं रात को बैठा वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा याद भी करना था, लेकिन उसी बीच अचानक से फिर से छत पर से आवाज़ें वहीं आनी शुरू हो गई। कोई भारी चीज़ पटकी जा रही है, कोई पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये आवाज़ें काफ़ी तेज़ आने लगी। कुछ देर तो मैंने इंतज़ार किया कि शायद आवाज़ें अब रुक जाएं, लेकिन वो आवाज़ें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद मैंने मन ही मन फैसला किया कि यार ये आवाज़ें तो रुकने से रही, अब काफ़ी देर भी हो गई, तो एक काम करता हूँ, अभी सो जाता हूँ। कल एग्ज़ाम मेरा दोपहर 12 बजे से है, तो क्यों ना सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर लूँगा, क्योंकि सुबह तो ये आवाज़ें आती नहीं है। तो ठीक मैंने वैसा ही किया। मैंने अपनी किताबें बंद करके रख दी और अपने बिस्तर पे सोने के लिए लेट गया। मैं अपने बिस्तर पे सोने के लिए लेट गया था, लेकिन वो आवाज़ें बंद नहीं हो रही थी। 12 से 1 हो गया, 1 से 1:30 बज गए, लेकिन आवाज़ें लगातार अब भी आए जा रही थी। जिसके बाद मैं इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि मेरे मुंह से कुछ गलत चीज़ें निकल गईं। मैं अपने कमरे में ही लेटा लेटा ज़ोर से बोला कि ये कौन है यार, ना खुद चैन से सोते ना किसी और को सोने देते, और इसी के साथ कुछ गालियाँ भी मेरे मुंह से गुस्से में उस वक्त निकल गई। और यकीन करें जैसा ही मैंने ये सब बोला, अचानक से वो सारी आवाज़ें बंद हो गई। उसके बाद कोई भी आवाज़ छत से नहीं आ रही थी। उसके थोड़ी देर बाद फिर मेरी आंख लग गई और मैं सुबह उठ के मैंने अपनी पढ़ाई की, और उसके बाद फिर वो आवाज़ें आनी बिल्कुल बंद हो गई। उसके बाद वो आवाज़ मुझे फिर कभी सुनाई नहीं दी। मैंने अपने सारे पेपरों की पढ़ाई रात में बैठ के की, लेकिन अब वो आवाज़ें नहीं आती थी। लेकिन मैं मन ही मन सोचता था कि काश ये चीज़ मैं पहले बोल देता तो ये सब चीज़ें मुझे सहनी ना पड़ती। लेकिन वो आवाज़ अब एकदम बंद हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद कुछ और चीज़ें अलग और बहुत ही अजीब तरीके से मेरे कमरे में होने लगी थी। वो ये थी कि जब भी मैं अपने कॉलेज से घर वापस लौटता, तो मैं देखता कि जो भी कागज़ या जो मेरे क्वेश्चन पेपर होते थे या फिर कुछ नोट होते थे या फिर कोई खाली कागज़ जो मेरे कमरों में पड़े रहते थे, वो अपने आप जल जाते थे, मानो जैसे उन्हें कोई जला रहा है। लेकिन वो कागज़ कभी भी पूरा नहीं जलता था, वो हमेशा आधा जलता था। और ऐसा मैंने कई दिनों तक नोटिस किया कि जैसे मैं जब भी कमरे में आता तो मुझे कागज़ जलने की बदबू के साथ साथ कागज़ जले हुए मेरी फर्श पे पड़े हुए दिखते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिरकार ऐसा कर कौन देता है। कुछ दिनों तक ये सारी चीज़ें भी मेरे साथ चली, लेकिन इसके बाद एक बहुत ही अजीब चीज़ मेरे साथ हुई। शाम का समय था। उस दिन लाइट नहीं आ रही थी, अंधेरा हो चुका था, जिसके चलते पंखा वगैरह कमरे में नहीं जल रहा था। तो मैंने अपने कमरे का गेट खोला हुआ था, क्योंकि वहाँ से ठंडी हवा आ रही थी, और एक इमरजेंसी छोटी लाइट मैंने अपने कमरे में जला रखी थी। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और कुछ लोग जो नीचे परिवार रहता है उनके कुछ लोग छत पर टहल रहे थे। मुझे याद है मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था कि अचानक से मेरे कमरे के गेट के बाहर एक आदमी आके खड़ा हो गया। मुझे उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि अंधेरा था, तो मैंने अपना फ़ोन उठाया और उसकी फ्लैश ऑन करके उसके मुंह पर डाली। तो एक आदमी जिसको मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, वो वहाँ पे खड़ा होके मुझे देख रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई साहब क्या हुआ, लेकिन उस आदमी का कोई जवाब नहीं आया। मैंने उससे दोबारा पूछा कि कोई बात है क्या, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, और इतना बोलने के साथ ही वो आदमी वहाँ से चला गया। लेकिन उस आदमी ने पलटकर एक शब्द नहीं बोला। मुझे लगा पता नहीं यार कौन है, नीचे किसी के परिवार में आया होगा और वो देख रहा होगा इस तरीके से। इस चीज़ को मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। वो आदमी अपने रास्ते चला गया और मैं अपने कमरे में लेटा रहा, और थोड़े समय बाद लाइट आ गई थी। ये सारी छोटी मोटी चीज़ें मेरे साथ आमतौर पर अब वहाँ होने लगी थी, जिनकी मुझे लगभग आदत पड़ चुकी थी। लेकिन एक शाम मेरा दोस्त
जो हॉस्टल में रहता था वो मेरे घर रहने आया। हम दोनों का ये प्लान था कि हम दोनों पहले बाहर से खाना मंगा के अपना खाएंगे, उसके बाद पूरी रात मूवी देखेंगे। तो वो मेरे कमरे में आया था। हम दोनों ने पहले बाहर से खाना वगैरह मंगाया और वो खाया, काफ़ी देर बातें करी, हंसी मजाक चला, उसके बाद फिर लैपटॉप में मूवी देखने लगे। करीब रात के 2:30 बज चुके थे और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। मैं बस अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मैंने अपने दोस्त से बोला कि भाई मैं तो जा रहा हूँ सोने, अगर तुझे नींद आए तो लैपटॉप बंद करके तू भी लेट जाइयो। तो मैं उसके बगल में बेड पर लेट गया और वो अपनी मूवी देख रहा था। मैं सो चुका था, मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ, लेकिन करीब आधे घंटे बाद मेरे दोस्त ने मुझे नींद से जगाया। जब उसने मुझे नींद से जगा और मैंने उसकी शक्ल देखी तो उसके होश उड़े हुए थे। उसके चेहरे का पूरा रंग उतरा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने जवाब दिया कि भाई तेरे कमरे में बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं यार। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, कुछ बताएगा, क्या अजीब चीज़ें हुई हैं। उसने बोला कि भाई जब तू सो गया तो मैं चादर ओढ़े लैपटॉप में मूवी देख रहा था, लेकिन मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने चादर के अंदर से हाथ डाल के मेरा पैर खींचा है। मैंने कहा यार मजाक मत कर। कह रहा भाई मेरी बात का यकीन कर, पहली बार जब ये मेरे साथ हुआ मुझे लगा कि शायद तू कर रहा है, लेकिन तू तो सो रहा था। और उसी के कुछ देर बाद दोबारा से किसी ने मेरी टांग बहुत ज़ोर से खींची और इतनी ज़ोर से खींची कि मैं सड़क के थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया। और भाई जब वो दूसरी बार खींची तो मैं बहुत डर गया, इसीलिए मैंने तुझे उठाया। उसने मुझसे पूछा कि कुछ तेरे कमरे में है क्या भाई, अजीब चीज़ है। मैंने कहा नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तू मुझे डरा तो नहीं रहा। उसने बोला भाई मेरी बात का यकीन कर। लेकिन उसकी शक्ल देखकर मुझे लग रहा था कि ये सच कह रहा है। मैंने अपने कमरे की लाइट जलाई और कमरों के चारों कोनों में देखा कि कोई है तो नहीं। कोई नहीं था। मैंने अपना गेट खोला, बाहर देखा कि कोई है तो नहीं, लेकिन गेट तो बंद था, तो कमरे के अंदर आए कौन? कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद हम दोनों ने मूवी नहीं देखी। हम बैठे थोड़ी देर बातें करते रहे, लेकिन जैसी उजाला हुआ, सुबह हुई, मैं अपने दोस्त को छोड़ने चला गया। जब तक वो अपने हॉस्टल नहीं पहुंच गया तब तक उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसकी हालत खराब थी, क्योंकि उसके साथ जो हुआ था वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डरावना था। कई दिनों तक मैं भी उस बारे में सोचता रहा कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा यार। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद मेरे साथ एक और अजीब घटना हुई। मुझे याद है उस रात मैं अपने कमरे में बैठकर रात का खाना खा रहा था कि तभी मेरे कमरे के गेट पे अचानक से वही आदमी फिर से आ गया जो उस दिन मैंने देखा था। आज कमरे में लाइट जल रही थी तो वो आदमी मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मैंने नज़र डाल के देखा तो वो मुझे देख रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं अपना खाना खाता रहा और वो मुझे वहाँ पे खड़ा देखता रहा। लेकिन जब मैं अपना खाना खा के वहाँ से हट गया, वो आदमी तब भी मेरे कमरे पर एकदम चुपचाप खड़ा हुआ था। खाना खाने के बाद मैं उस आदमी के पास गया और मैंने उससे पूछा कि भाई आपकी समस्या क्या है? ना आप कुछ बोलते ना कुछ कहते, बस खड़े मुझे घूर रहे हो। कोई बात है तो मुझे बताओ, अगर नहीं है तो आप जाओ। लेकिन नहीं, वो अब भी मुझे चुपचाप खड़े घूर रहा है। ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो एक इंसान थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। और उस दिन भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जब मैं उस आदमी को जानता नहीं तो वो मुझे इस तरीके से देख रहा है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसे कंधे से थोड़ा सा धक्का दे दिया गुस्से में आकर, और मैंने उससे बोला कि यहाँ से जा। और उसके बाद मैंने अपने कमरे का गेट बंद कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये गलती मेरी बहुत बड़ी गलती बनने वाली है। उसके बाद जब मैं अपने बिस्तर पे आके लेट गया और मैं सो गया, उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं है। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके बाद मेरी लगभग 3 दिन बाद आंख खुली। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने पापा को सामने देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। और जब मैंने खुद को देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं अपने बिस्तर पे था और मेरा पूरा शरीर रस्सियों से बंधा हुआ था। मेरे पूरे शरीर पर घाव थे जिनमें से खून निकल रहा था, और मेरे शरीर के ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी, मानो जैसे किसी मरे हुए इंसान की लाश। मैं ये सब चीजें देख बहुत डर गया। मेरे पापा ने मेरी रस्सियां खोली और मुझे उसी वक्त हॉस्पिटल लेके गए। मेरा इलाज हुआ और जब मैं थोड़ा सामान्य स्थिति में हुआ तो मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा क्या हुआ था ये? और मैं 3 दिन तक बेहोश था। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, जब मैं आया हूँ उससे 1 रात पहले मेरे पास तेरे मकान मालिक का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे बोला कि आपके लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जितना जल्दी हो यहाँ पे पहुँचे। मैं उसी वक्त निकला और तेरे पास आया। तो मैंने जब तेरी हालत देखी तो मैं चौंक गया।
बेटा मैं क्या, वहां पर कोई भी इंसान तेरी हालत देखकर अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि तेरी हालत थी ही इतनी खराब। मैं जब पहुंचा तो देखा तुझे दौरा पड़ रहा था, और एक बार नहीं करीब 2 बार तुझे दौरे पड़े मेरी आंखों के सामने। तेरे मुंह से झाग निकल रहा था, तेरे शरीर से खून बह रहा था, और तू रस्सियों में लिपटा हुआ था। तेरी ऐसी हालत किसने करी? मैंने पापा से बोला कि पापा मैं उस रात तो अच्छा खासा खा पी के सोया था, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा किसने किया। उसके बाद फिर मेरा हॉस्पिटल में इलाज चला, और थोड़े दिनों बाद पापा मुझे गांव वापस ले गए। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को कई बार बैठे बैठे दौरे पड़ जाते थे। मैं जैसे कुछ कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ या कहीं बैठा हूँ, मुझे अचानक से दौरे पड़ जाते थे। मेरी दवाई चल रही थी, उसके साथ साथ पापा ने देसी इलाज भी चालू कराया, लेकिन नहीं, मेरे को कोई सुधार नहीं पड़ रहा था, बल्कि दौरे आने की जो स्थिति होती थी वो बढ़ती जा रही थी। जिसके बाद मम्मी के कहने पर पापा एक मुझे पंडित जी के पास लेकर गए। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने बताया कि हो ना हो इसके ऊपर किसी आत्मा का वास है, और वही ये सब चीज़ें कर रही हैं। या तो इसने उनके साथ कुछ गलत किया है, या इनकी कोई ऐसी चीज़ है जो उसने छेड़ी है, वो तभी आती है वरना ऐसे आती नहीं। उसके बाद बाबा ने मेरे बाजू पर एक काला सा ताबीज़ बांध दिया, और उसके बाद से मेरी हालत सुधरने लगी। मुझे दौरे आने बंद हो चुके थे। लेकिन मुझे तब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मेरे साथ ये चीज़ें हुई कैसे। लेकिन तब मुझे एक चीज़ याद आई, और मैंने वो चीज़ अपने परिवार वालों को बताई। मैंने बोला कि मेरी जब तबीयत ख़राब हो गई थी तो मुझे याद है मैं एक पेड़ के नीचे था, और मैंने वहाँ पे उल्टी की थी, और वो पेड़ कुछ अजीब था। उसके नीचे मटकियाँ लटकी हुई थी, पेड़ की जड़ों पर काफ़ी सारे सूखे नारियल रखे हुए थे। कहीं ये सारी चीज़ें वहाँ से तो नहीं जुड़ी, क्योंकि मुझे याद है उन्हीं सब चीज़ों के बाद से मेरे साथ ऐसी चीज़ें शुरू हुई थी। मेरे दोस्त के साथ भी एक बहुत डरावनी चीज़ हुई थी। उसका कोई पैर खींच रहा था, और मेरे कमरे के बाहर एक आदमी आता था जो मुझे बहुत अजीब तरीके से देखता था, और उस आदमी को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। हो ना हो ये सारी चीज़ें उसी पेड़ से जुड़ी थी। लेकिन अब उन सब चीज़ों से मुझे मुक्ति मिल चुकी थी, अब मैं बच चुका था। लेकिन उसके बाद फिर मैं उस कमरे में नहीं गया, मैंने वो कमरा खाली कर दिया और वहाँ से सारा सामान हटा दिया। उसके बाद फिर मैं कॉलेज के हॉस्टल में ही शिफ्ट हो गया। मैं अपने दोस्त के साथ ही रहने लगा। लेकिन वो सारी चीज़ें जो मेरे साथ घटी वो सच में बहुत अजीब थी। ना चाहते हुए भी वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, जिसका अनुभव इतना डरावना था कि मैं आज भी सोच के डर जाता हूँ। दोस्तों, ये थी कुलदीप की कहानी मेरी ज़ुबानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी कहानी आप लोगों के लिए और लेके आऊँगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। मिलूंगा आप लोगों से एक और नई डरावनी कहानी के साथ। नमस्कार।